बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम अपने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, उसमें कौन से सिस्टम्स हमने पढ़े हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके 2 मेन सिस्टम्स हमने डिस्कस किए थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। कि अगर आपकी बॉडी में फूड जाती है तो वो डाइजेस्ट कैसे होगी, हज़म कैसे होगी और बॉडी के कौन से पार्ट उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कि अगर आप अपने मुंह या नाक से सांस ले रहे हैं तो बॉडी के वो जो हवा है वो बॉडी के किन किन पार्ट से जाएगी, गुजरेगी, और उन पार्ट्स को हम कलेक्टिवली रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये हम लंग्स में हमारी हवा जो जाएगी वहाँ से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ऑक्सीजन, और बॉडी के हर पार्ट तक जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे उसको सप्लाई किया जाएगा। सेकंड चैप्टर में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो फूड डाइजेस्ट होकर ब्लड में चली जाती है और ऑक्सीजन भी ब्लड में, तो अब ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करवाएगा? तो ह्यूमन हार्ट है, ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू खून की शरीयानों के ज़रिए खून को सर्कुलेट करवाएगा पूरी बॉडी में। जहाँ पे फूड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है ब्लड वहाँ जाएगा और वहाँ पे वो फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से वो लेगा और हम उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हम अपनी बॉडी से कैसे उसको रिमूव करेंगे। ये सारा हमने सिस्टम पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके ये तो हो गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा फूड और ऑक्सीजन को। लेकिन अगर आप बात करें प्लांट्स में, प्लांट्स को अगर आपने कभी काटा हो तो क्या उसमें से ब्लड निकलता है? नहीं। ठीक है, उसमें से अक्सर वो एक मटेरियल निकलता है। तो क्या प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह? क्योंकि प्लांट्स भी जानदार हैं, जिंदा हैं, हवा लेते हैं, तो प्लांट्स जो हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो प्लांट्स में फूड और वाटर जो है ये कैसे पूरी उसकी प्लांट बॉडी में सप्लाई होगा? इसके लिए 2 वेसल्स हैं, एक है जाइलम वेसल्स और दूसरी है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है कि जितनी भी वो रूट से वाटर को लेगा और प्लांट बॉडी में सप्लाई करेगा, जबकि फूड के लिए फ्लोएम जो है ये फूड को सप्लाई करेगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रूट्स के ऊपर टाइनी रूट हेयर्स हैं जो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स और वाटर को, और आगे प्लांट के में पूरी बॉडी में उसको सप्लाई किया जाएगा। लीव्स आपका एक ऐसा है लीव जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है और जहाँ बाकी पार्ट्स में वो फूड वहाँ से सप्लाई की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 वाटर, कि पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि पानी के ज़राए कौन कौन से हैं। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, कि पानी में अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाए, पानी आलूदा हो जाए, तो हम उसको इम्प्योर से प्योर कैसे चेंज करेंगे। अब उसमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर को पोल्यूटेड कर रही हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर पानी गंदा हो जाए तो उसको हम किस तरह उसको क्लीन कर सकते हैं, और हमने यूजेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जानदार जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जानदारों में इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में पानी क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की, और बॉडी से अगर वेस्ट मटेरियल को हमने रिमूव करवाना है तो उसके लिए भी ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद था कि पानी के जो सोर्सेज कौन कौन से हैं, कि पानी आपको पता है कि पानी एक ज़मीन की सतह पे है और अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर पानी है और ज़मीन की सतह पे 97% जो वाटर है वो ज़मीन की सतह पे पाया जाता है। 3% जो वाटर है ये आपकी अंडर द ग्राउंड और आपकी एयर में पाया जाता है एज अ वाटर वेपर्स। अब उसमें ओशन वाटर आ जाता है, कि आपने देखा है कि बड़े बड़े जो समुंदर हैं उसमें कितना ज़्यादा पानी है, तो ये नमकीन पानी होता है, हम उसको पी नहीं सकते। जो फ्रेश वाटर है आपका
वो आपको फ्रोज़न होता है। फ्रोज़न कैसे? जब पहाड़ों पे साल हर साल बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती है जो मिल के आइस शीट्स बनाती हैं। अब आइस शीट्स को हम बोलेंगे ग्लेशियर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है, कुछ तो इवेपरेट हो जाएगा, आबी बुखारात बन के हवा में चला जाएगा, कुछ उस सरफेस से रन ऑफ हो जाएगा और कुछ दोबारा ज़मीन उसको जज़ब कर लेगी, ठीक है। ये सारी हमने पढ़ी थी एज ए सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमने देखा था उसमें कि अगर पानी गंदा इम्प्योरिटीज़ आ जाए, अगर पानी में डर्ट्स आ जाएँ, केमिकल्स आ जाएँ, सॉल्ट्स आ जाएँ, हम इसको कैसे साफ़ करेंगे। उसके लिए हमने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस देखा था कि फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम वाटर को फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद बॉयलिंग के पानी को अगर 15 से 30 मिनट के दरमियान पकाया जाए तो पानी से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी। सारी जितने भी जर्म्स है वो किल हो जाएंगे और पानी पीने के काबिल हो जाएगा जब हम उसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि घर में जो ब्लीच होता है उसमें क्लोरीन है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 3 ड्रॉप्स क्लोरीन के अगर डाल दिए जाएँ तो वो पानी भी फ़िल्टर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था उसके बाद यूजेस हमने देखे थे कि पानी के इस्तेमाल के कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। होम्स में उसको यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए, टॉयलेट की फ्लशिंग के लिए, किचन में, बाथरूम्स में, एग्रीकल्चर में 88% जो फार्मर्स हैं वो पानी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी क्रॉप्स की और वेजिटेबल्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। उसके बाद उसको अब पानी से बिजली कैसे बनती है, इस प्रोसेस को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज़ में देखा था कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में, ये सारा पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था हाउ टू कंजर्व वाटर, पानी को हम ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। तो जब आप ब्रश करे हो तो उस टाइम टैप को क्लोज़ कर दें ताकि पानी ज़ाया होने से बच जाए। और जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 1 बाय 1 धोते हैं उसको एक बाउल में डालें और पानी उसमें फिल कर लें और उसके बाद उसको एक एक फ्रूट को उस पानी से धो के आप साइड पे रखते जाएं। इसी तरह जितने भी आपके घर में अगर कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसको इमीडिएटली फ़ौरन से उसको ठीक करवाएं ताकि पानी ज़ाया होने से बच सके। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा साइंस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे 6, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे किया हुआ है। अब आपको ये रिवीजन करवाई जा रही है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कि एटम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके बारे में हमने सारा डिटेल से आज पढ़ना है। तो सबसे पहले है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अब इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलके बनी हैं। इनफैक्ट के हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेवरल ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, कि इनफैक्ट हमारी बॉडी भी कई ट्रिलियंस एटम से मिलके बनी है। अब यहाँ पे है एटम के बारे में आपने पढ़ लिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारी बॉडी, इनफैक्ट के कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एटम के बारे में बताया किसने, हमें कैसे पता चला कि एटम क्या है। और इसके बारे में एक ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस, उसने सबसे पहले एटम का आइडिया हमें दिया था कि एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, ये इंग्लैंड से बिलोंग करता था, इंग्लैंड से था ये। जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, इसने हमें इसका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिखाया, हमें बताया, इसके बारे में प्रेजेंट किया इसने अपना एटॉमिक मॉडल को। इसमें अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक, जॉन डाल्टन के मुताबिक, जो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, जितने भी मादा है सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसके बाद हमने अब डिटेल से पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के बारे में पढ़ लीजिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कायनात में हर चीज़, यूनिवर्स में हर चीज़ जो है एटम से मिलकर बनी है। इनफैक्ट हमारी बॉडी भी, किंग साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें आइडिया दिया कि इसने इसका मॉडल रिप्रेजेंट किया। अब हमने इसका देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख क्या है। तो एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा पार्टिकल भी है जो एटम से भी स्मॉलर है। तो यस, क्योंकि एटम जो है
स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स है। इन जब ये इनसे मिलके एटम बना है तो इसका मतलब है कि स्मॉलर पार्टिकल्स ये हैं, तो एटम इनसे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर आप सपोज ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये मैंने एटम को ड्रॉ किया, उसका सेंट्रल पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। एटम का सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत छोटे हैं और इन्हीं से मिलके इलेक्ट्रॉन बना है। अब हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, गर्दिश करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इसका पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करेगा। सेकंड पॉइंट है एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, माइनस, ठीक है, ये होगा नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, इट्स मैस इज एक्सट्रीमली स्मॉलर। इसका मैस क्या है, मैस इज एक्सट्रीमली, इतना छोटा है कि हमें ये नजर नहीं आएगा। एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करता है, घूमेगा। सेकंड है इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। थर्ड है कि मैस जो है, मैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत छोटा है। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। यहाँ पे सेकंड है हमारा पॉइंट प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, क्या ये भी रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सारा हम अब पढ़ेंगे प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। इसका भी पहला पॉइंट ये है कि ये रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। सेकंड पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन पे था नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। अब है इट हैज अ, अब हमने थर्ड पे इसकी मैथ की, इसके साइज की बात की थी, तो अब हमने दो पॉइंट्स इसके देख लिए, ये भी रिवॉल्व कर रहा है, ये भी रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड में था इसका इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन्स पे है पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पे हमने इसका साइज देखना है, इट हैज अ मैस 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कितना ग्रेटर है,
इसका मैथ कितना है? मैथ इज 1837 टाइम्स greater than that of electrons, than that of electrons. इलेक्ट्रॉन के साइज को अगर 1837 टाइम बड़ा किया जाए तो वो प्रोटॉन का मास कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड पे हमने बात की थी न्यूट्रॉन्स के बारे में कि न्यूट्रॉन्स क्या है। अब हमने पढ़ना है न्यूट्रॉन्स का। क्या न्यूट्रॉन्स पे भी चार्जेस प्रेजेंट है? सारा हम यहाँ पे डिस्कस से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यह है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट है। अब न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, फाउंड किया जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन भी इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेगा, प्रोटॉन भी इसके इर्द गिर्द ही गर्दिश करेगा, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है, इसमें चार्जेस थे, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। क्या न्यूट्रॉन पे भी चार्ज है? तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। थर्ड पे है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास क्या है? मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के जितना ही है। ठीक है, अब यहाँ है एक क्वेश्चन कि व्हाई इज एटम न्यूट्रल, के एटम के जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल कैसे है। अब यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम हैव चार्जेस। अब इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज है, बट एटम एज अ होल, अगर पूरे एटम की हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है जितने नेगेटिव चार्जेस एटम में प्रेजेंट है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है कि एटम जो है बिकॉज ऑफ इट एटम इज न्यूट्रल, एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। अब हमने पढ़ना है एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है आपने पढ़ना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आपके न्यूक्लियस में, आपके एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट जी से। एटॉमिक नंबर number of protons present in the nucleus of an atom। न्यूक्लियस के एटम में, ये आपने यहाँ पढ़ा, ये आपका एटम है, इसके न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जी। जी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम हैज वन प्रोटॉन, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ही लें, अगर हाइड्रोजन में वन प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। अगर हम बात करें कार्बन की, सपोज ये कार्बन का है,
कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें है प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। अगर ऑक्सीजन के अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन 8 इसमें प्रोटॉन्स हैं, तो आप गेस करें कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होगा 8, ठीक है। अब हर एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर की वजह से, हर एलिमेंट के अपना एटॉमिक नंबर होता है और उसको हम आइडेंटिफाई भी उसके एटॉमिक नंबर की वजह से ही करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैस नंबर, कि मैस आपने ये एटॉमिक नंबर पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैस नंबर। मैस मैस नंबर के बारे में पढ़ेंगे जब हम सम करेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जब आपके यहाँ पे सपोज आपका एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें कार्बन की, के कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ये न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 + 6 = 12, तो इसका क्या मतलब है कि हम लिखेंगे कार्बन का ऊपर होता है मैस नंबर, कि 12 है मैस नंबर और एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6, ठीक है। हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपको एक्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट ए से। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ए, इसका मतलब है ऊपर आता है मैस नंबर और नीचे आता है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया कितना है 6, और इसका मैस नंबर कितना है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, इसका जो सम होगा उसके एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम कहेंगे कार्बन के, ये है मैस नंबर। अगर आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ऑक्सीजन एटम है atomic number 8 and mass number 16, what would be the neutrons in its nucleus। कि अगर ऑक्सीजन के पास, अगर यहाँ पे हम सपोज इसकी जगह लिखें ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 8 और इसका मैस नंबर है 16, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैस नंबर का। मैस नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे आप क्या करेंगे, मैस नंबर है आपके पास 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर आपके पास है 8, जबकि ये आपके पास गिवन नहीं है, आप एन एज इट इज लिख देंगे। अब 8 यहाँ ऐड कब हो रहा है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस। अब 16 - 8 इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 16 - 8 8, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं 8। इसी तरह आपसे पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को इन अ सोडियम एटम। यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर बताए हुए हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप अब मैस नंबर से प्रोटॉन नंबर्स को माइनस कर देंगे तो वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। वो आपकी वैल्यू आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई कंसेप्ट रह गया होगा, इंशाल्लाह हम अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।